नमस्कार बच्चों। कल हम नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन के बीच में डिफरेंस का बात कर रहे थे और अब हम आगे चलते हैं। 1929 लाहौर अधिवेशन, इरविन घोषणा, कलकत्ता का कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1928, इस बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, कैलांग-ब्रिया पैक्ट, मुसोलिनी और जर्मनी का उसका प्रसार, 1930 की आर्थिक विश्वव्यापी मंदी, ये सब कारण हमारे साथ हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। और ठीक इसी समय में साम्यवाद का प्रसार, 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है, विश्व एक अलग तरीके से जा रहा है। ब्रिटेन करे तो क्या करे, अधिनायकवाद के विरुद्ध हथियार उठाए, उपनिवेश को संभाले, या फिर इस अधिनायकवाद के विरुद्ध, साम्यवाद के विरुद्ध में एक तुष्टीकरण की नीति अपनाई। बड़ा असमंजस की स्थिति हुई। 1928 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है और नेहरू रिपोर्ट इसमें स्वीकार कर ली जाती है और ये कहा जाता है कि ये गांधी जी और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जाएंगे और इसमें पूर्ण साम्राज्य की मांग की जाएगी और अंग्रेजों को ये दिया जाएगा। उधर अंग्रेज, ब्रिटिश हुकूमत, जो 1919 में जिन्होंने इस द्वैत शासन के विरुद्ध में बात की थी कि हम मॉन्टेग्यू चेसबोर्ड के अंदर द्वैत शासन का समीक्षा करेंगे, वो 27 में आ गया और 27 की रिपोर्ट 30 में देने के लिए बात कही। यानी 28-29 का वर्ष भारत की गतिविधियों के लिए छोड़ दिया गया। और यदि 1930 में कोई घटना होती है तो वह उसको 1930 में कोई समीक्षा का ऐसा निदान आता है तो 28 और 29 के भारतीय प्रयासों को निष्फल बना दिया जाएगा। वर्ष 1929 के दिनों में कुछ घटनाएं होती हैं। गांधी जी ने पूरा देश का सघन दौरा किया। 28-29 का यह समय था जब गांधी जी पूरे देश में गए और युवाओं को उन्होंने संबोधित किया और कई लोग उनके पीछे रहे। 1919 के जो है छात्र यात्राओं से पहले जहाँ गांधी जी मुख्य रचनात्मक कार्यों पर देते थे, उसकी जगह पर उन्होंने जनता को सीधी राजनीतिक कार्रवाई के लिए भी प्रेरित किया। जनता द्वारा बहिष्कार का आरंभ किया गया। पहले असहयोग था, अब बहिष्कार का समय आने लगा और वर्ष 1929 में कुछ अन्य घटनाएं और स्थिति विस्फोटक हुई। इन घटनाओं में मेरठ का षड्यंत्र के, जैसा हमको आपको पता है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त और वो बम गिरना, 1925 की काकोरी जो है खजाने को, सरकारी खजाने को उठलाना, ये सब चीज़ें हुई। और इस समय में गांधी जी विरोध हो गए, नेहरू रिपोर्ट आ गई है, लोगों को पता लगने लगा है कि भारत भी चिंतनशील है और भारतीय जो नेता हैं वह भारत की व्यवस्थापिका और कार्यपालक का संवैधानिक रूप से निर्माण करने में समर्थ है, एक संदेश ये गया था। ठीक इसी समय लॉर्ड इरविन की घोषणा होती है 31 अक्टूबर 1929 को और महारानी की ओर से मुझे स्पष्ट रूप से ये आदेश हुआ है कि सरकार के निर्णय में 1917 की घोषणा में बात नहीं थी कि भारत के विकास के स्वाभाविक मुद्दे उसमें दिए गए थे, उन डोमिनेट स्टेट की प्राप्ति से जुड़ी है। लॉर्ड ने यह वादा किया है कि जैसे ही साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा, गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल सम्मेलन लंदन में बुला लिया जाएगा। यानी एक बार फिर लॉलीपॉप दी गई, स्पष्ट निर्णय नहीं किया गया कि हम डोमिनेट स्टेट की बात कर रहे होंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे ही वो रिपोर्ट देंगे हम तुरंत आपको बुला लेंगे। ये वह समय है, मैं आपको कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां परिवर्तन कर रही है, आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, अधिनायकवाद आ रहा है, साम्राज्यवाद प्रसार कर रहा है और ब्रिटेन हम अपने उपनिवेशों के साथ किस प्रकार की नीति निर्धारित कर रहा है। अन्य जगह पर डोमिनेटेड स्टेट्स है लेकिन भारत में डोमिनेटेड स्टेट की नहीं है। ठीक उसी समय में नवंबर 1929 में घोषणा पत्र होता है और उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखते हैं कि गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य इस बात पर विचार विमर्श करना नहीं होगा कि किस समय डोमिनेटेड स्टेट दिया जाएगा, हम चर्चा करेंगे उस पर, समय निर्धारित अभी नहीं किया जा सकता है। इस बैठक में कांग्रेस का बहुमत में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये भी बात हुई। राजनीतिक अपराधियों को समाधान दिया जाना चाहिए, सहमति की एक सामान्य शब्द, यानी दिल्ली घोषणा पत्र भारत जो है नवंबर 1929 को भारत के नेताओं द्वारा बनाया गया और दिल्ली घोषणा पत्र में एक प्रारूप बनाकर, एक व्यवस्था बनाकर उन्होंने जो है ये उनके सामने रखा। 23 दिसंबर 1929 को वायसराय इरविन ने जो ये घोषणा पत्र मांगी थी कि हमारे समाधान दिया जाए वगैरह, इन सब को मना कर दिया। उसी समय में 4 दिन बाद लाहौर में अधिवेशन हुआ और लाहौर अधिवेशन में पंजाब के प्रांत की, जो पंजाब स्थित है पाकिस्तान में, वहाँ पर ये लाहौर अधिवेशन हुआ और इसमें पूर्ण साम्राज्य की मांग रखी गई। और जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष चुनाने के 2 महत्वपूर्ण कारण थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू को नवीन युवाओं को भूमिका दी गई,
यद्यपि 18 प्रांतीय कांग्रेस मंत्रियों में सिर्फ 3 में ही समर्थन नेहरू को प्राप्त था, किंतु बहिष्कार की लहर में युवाओं के सराहनीय प्रयास को देखते हुए महात्मा गांधी ने इस चुनौतीपूर्ण में कांग्रेस को दिया और पूर्ण स्वराज्य का अब इसमें देखिए इतने सारे प्रांत हैं, उनमें नेहरू को कम मिल रहा है, लेकिन चूंकि युवाओं को शामिल करना है और युवाओं ने जिस प्रकार से विदेशियों का बहिष्कार किया, उस हिसाब से युवा प्रतिनिधित्व देते हुए जवाहरलाल नेहरू को प्रतिनिधित्व दिया गया। उनके पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य बनाने का निश्चय कर लिया। गांधी जी का उन्हें पूर्ण समर्थन भी प्राप्त था और विदेशी शासन ने अपने देश को मुक्त कराने के लिए हमें खुला विद्रोह करना है और जो कॉमरेड लोग हैं सोच रहे उनको भी आना है, सामान्य नागरिक को भी आना है, विभिन्न सेवा संगठनों को भी आना है, ये गांधी जी ने अपील की गई और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई और यहाँ पर यहीं पर भारत के झंडे तिरंगे की मांग हुई। नेहरू ने संघर्ष के तौर तरीकों को स्पष्टीकरण किया और कहा कि मुक्ति का कोई भी आंदोलन जन आंदोलन, शांति आंदोलन होना चाहिए, किसी प्रकार का संगठित या बहुत ज़्यादा हथियारों से विद्रोह करने की आवश्यकता नहीं है। लाहौर अधिवेशन की जो बात हुई उसमें सीधी गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा। पूर्ण स्वराज्य कांग्रेस से का मुख्य लक्ष्य रहेगा। कांग्रेस कार्य समिति को संवैधानिक आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण उत्तरदायी सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि करों का भुगतान नहीं किया जाएगा। सभी जो नमक कर की हम बात करते हैं आगे, और 26 जनवरी शुरू के दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। सभी कांग्रेस सदस्यों को भविष्य में काउंसिल के चुनाव भाग न लेने तथा काउंसिल के मौजूदा सदस्यों को पदों से करने का किया गया। तो ये एक तरह थी और फिर 26 जनवरी 1930 को एक शपथ कार्यक्रम चलता है। तो ये एक मैंने पृष्ठभूमि इस बीच के बताई है जब तक हम संवैधानिक आंदोलन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।